देखिए बलूचिस्तान के हालात को जो पूरे मुल्क के हालात हैं, हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है, यहाँ पर बलूचिस्तान में है, हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है, मुसल्लह ग्रोह हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इज़्तिराब है, अवाम परेशान हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन है और हालात अब ऐसे हैं कि लोग अपने इलाक़ों में, अपने देहातों में, अपने महल्लों में, अपने घरों में महफूज नहीं समझते अपने आप को। अपने बच्चे अब वो तालीम के लिए स्कूल नहीं भेज सकते, मेहनत मजदूरी के लिए और हलाल कमाई के लिए वो अब उनके रास्ते बंद हो चुके हैं। तो ये तमाम हालात हैं जो इस वक्त मुल्क उसका सामना कर रहा है, लेकिन मुल्क को चलाने वाले इस सारी सूरत हाल से गाफिल हैं और किसी किस्म की कोई ऐसी कौमी सतह की पॉलिसी मौजूद नहीं है कि जिसमें सब मिलकर हम मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए सोचें। और ताकतवर क़ुव्वतें जो हैं वो अपनी ताकत की बुनियाद पर मसले को समझते हैं कि हम हल कर लेंगे, लेकिन ताकत कभी भी मसले का हल नहीं रहा है। ताकत से मसाइल और उलझते हैं और पहले तो हम खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान की बात करते थे, अब तो कश्मीर की सूरत हाल भी बेहतर नहीं है। वहाँ पर भी एक इज़्तिराब है और वहाँ पर भी लोग महीने से ज़्यादा अरसा हो गया धरना दिए हुए हैं और वो बार बार हमें आवाज़ दे रहे हैं कि हमारे मसले को आप हल करें, आप हल करें, लेकिन उस पर भी हुकूमत की तरफ से अब तक किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो रहा, न उस पर कोई जवाब आ रहा है, न वो ये सोच रहे हैं कि हम किसी को इसमें किरदार अदा करने दें। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कौमी सतह पर मुशावरत के मोहताज हैं और एक इंसाफ पर मबनी पॉलिसी बनाने का तकाजा करती है। अच्छा मौलाना साहब, पहले जो है हम देखते थे जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने तोड़ने या बलूचिस्तान में क्या ताकत थी जमीयत उलमा इस्लाम। अभी मौजूदा सेटअप में आप नहीं समझते कि जमीयत के जो अरकान है या जो भी है वो हकीकी जियाले नज़र नहीं आते, जो जमीयत के मौलाना हैं, कारी हैं, हाफिज हैं, ये नज़र नहीं आते, जो नेगेटिवल्स है वो जमीयत में आ गए और अरकान पार्लियामेंट में भी यही होते हैं, लेकिन अब उनका वो किरदार नहीं रहा है। यहाँ पर जो है हुकूमतों के खिलाफ तनकीद भी की जाती है, उनको हार भी पहनाया जाता है आपके अरकान की जानिब से। तो इसकी क्या वजह है कि अब वो जो जमीयत के असल वर्कर्स थे वो नज़र नहीं आते, बल्कि नेगेटिवल्स जमीयत की जगह आते हैं? ये सवाल आपके जहन में क्यों आएगा, ये हमारे जहन में क्यों नहीं आ रहा? मेरे ख्याल में इसको हम पे छोड़ें, कुछ चीज़ें हमारे अपने घर की होती हैं। देखिए, नए सूबे बनाना, नए डिवीज़न बनाना, नए ज़िले बनाना, नई तहसीलें बनाना, नए टाउन बनाना, ये इंतज़ामी मामलात हैं और इंडिया में भी सूबे बने हैं और लेकिन हमें अपने मुल्क की जो इंतज़ामी साख्त है उसको पहले देखना चाहिए, उसको पूरा मुताला करना चाहिए। नकवी साहब हमारे बरखुरदार हैं, लेकिन कुछ वक्त से पहले बालिग हो गए हैं। अब ये मालूम नहीं है कि उन्होंने ये बात जो है वो अपनी ज़ाती कैपेसिटी में की है, लेकिन अपनी ज़ाती हैसियत में बात करना कैसे मुमकिन है जबकि वो इस वक्त एक काबीना के मेंबर हैं? क्या वो ये कह सकते हैं या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह सकता है कि ये मेरी आशीर्वाद पे हुआ है या मेरी इजाज़त से हुआ है, या काबीना ये कह सकती है वफाकी कि ये हमारी इजाज़त से हुआ है, या किसी और तरफ से कोई बात हुई हो तो वो भी वाज़ेह कर दी जाए? क्या मुल्क इस बात के लिए तैयार है कि सूबे बनाए जाएं? सूबे बनाना कोई बुरी बात नहीं है, इंडिया में भी बन रहे हैं और जगह भी बनते हैं,
लेकिन जिस तरह हमारे मुल्क में बात की जा रही है, हमने बग़ैर तैयारी के जो मैं चीखता रहा, 1 साल से ज़्यादा अरसा मैं चीखता रहा कि फाटा अभी इंज़माम के काबिल नहीं बना है, हमारे सर पे थोप दिया कि तुम तो इंज़माम के मुखालिफ हो। हमने कहा नहीं, हम इंज़माम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ये एक इलाक़ा और फाटा के अवाम उनके सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला है, लिहाजा उसमें कई ऑप्शंस हो सकते हैं। ज़रा इस पर वहाँ के अवाम से भी पूछ लिया जाए कि वो सूबा में इंज़माम चाहते हैं, वो एक अलग सूबा चाहते हैं, और या ये कि वो अपनी इसी पोजीशन में रहना चाहते हैं। लेकिन नहीं पूछा गया उनसे। आज वो ख़ुद कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है। वहाँ के अवाम की ज़िंदगी अब वो नहीं समझ रहे कि हम अब फाटा है या हम सूबे का हिस्सा है। वहाँ कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, और बाकी निज़ाम तो दूर की बात है। ये कोई केक तो नहीं है कि आप आराम से छुरी लेकर उसको बस जिस तरह चाहें काट दें। सूबे बनाने की बात के लिए क्या मुल्क तैयार है? आप मुझे बताएं कि अगर 4 या 5 भाइयों का मुश्तरका मकान हो और उसके बाज़ हिस्सों में आग लग जाए, तो उस वक्त वो आग बुझाएंगे या उस वक्त वो कहेंगे आइए ज़रा भाई आपस में तकसीम कर लें? तो हर चीज़ के लिए कोई माहौल बनाना, सिवाय इसके कि जो पब्लिक को दरपेश प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलात हैं, जो इस वक्त बदअमनी है, ज़िंदगी अजीरन है, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए आपको हम सबको एक नई बहस में उलझा दिया। रोज़ रोज़ नया इशू उठाते हैं, उस पर बहस होती है। ये सुबह पहले कई बार हो चुका है। हम सूबे के ख़िलाफ़ नहीं हैं कि सूबे ना बने, उसूली तौर पर नहीं हैं हम लोग, लेकिन अगर कौमियतों की बुनियाद पर बनेंगे फिर शक्लें क्या बनेंगी, अगर महज इंतज़ामी बुनियादों पर बनेंगे फिर शक्ल क्या बनेगी, और इस पर हर सूबे के अवाम का एक रद्द-ए-अमल आएगा और वो कहेंगे कि भाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मुझे इस सूबे में शामिल करो, मुझे न शामिल करो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी बाकी हैं, और एक मुश्किल मसले को इतने आसानी के साथ हाथ डाल दिया गया कि जो शायद उनके बस में ना हो और मुश्किलात और पेचीदगियों में इजाफ़ा कर ले। तो ये मुझे ख़तरात हैं कि हर चीज़ जो है मुशावरत से होनी चाहिए थी। ये पूरे मुल्क का मसला है, मुल्क के हर शहरी का मसला है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमियतें रहती हैं, उन कौमियतों की अपनी एक शनाख्त है। आप उसको नज़रअंदाज करेंगे या उनको सामने रखते हुए करेंगे, ये सारे मामलात वो हैं कि जिस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है। महमूद खान चंदी साहब ने बलूचिस्तान के हालात को देखते हुए कौमी जरगा बुलाने का ऐलान किया, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? कौमी जरगा किस बुनियाद पर बुलाया? जो हालात है जैसे पश्तून बेल्ट में या बलोच बेल्ट में, उस हवाले से जो ना उन्होंने कौमी जरगा बुलाने का ऐलान किया। जमीयत उलमा इस्लाम उसको नहीं, आप मुझे ज़रा मुझे चूँकि पता नहीं है तो ज़रा मुझे वाज़ेह कर दें कि उन्होंने किसका इजलास बुलाया हुआ है। 29 और 31 अगस्त को उन्होंने एक जरगा बुलाने का ऐलान किया है। एक जरगा का क्या मतलब कि कौमी जरगा, कौमी का क्या कौमी नाम जी मौलाना साहब बदामनी और बोरानो का आपने खुद जिक्र भी किया, लेकिन इस वक्त जमात उलमा इस्लाम वाहिद सियासी मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुझे चूँकि तफसील मालूम नहीं है, मैं इस पर तबसरा नहीं करता, लेकिन मैं एक और बात करूँ। मैंने बदामनी और मुश्किलात का आपने जिक्र किया, और इस वक्त जो है जमात उलमा इस्लाम वाहिद सियासी जमात है जो पूरी बलूचिस्तान पर पूरे पाकिस्तान से अवाम को अवामी वक़्त हासिल है और अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, तो इस बदामनी और मुश्किलात के खात्मे के लिए आप क्या इक़दाम करेंगे? मैं यही बात करना चाहता हूँ जी। जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई का ताल्लुक़ है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। उनकी कैपेसिटी जो है वो एक हल्के या एक ख़ास कौमियत तक महदूद नहीं है इस वक्त। उनको मेरा मशवरा ये होगा कि वो फौरी तौर पर जॉइंट अपोजिशन का इजलास बुलाएं, ताकि मुल्की सतह पर इन बहरानों का मदावा करने के लिए हम बैठें और इसके लिए हम कोई सोच विचार करें। वो एक इलाके के लीडर नहीं है इस वक्त कि वो बस एक पश्तून बेल्ट में बैठकर पश्तूनों को बुला लें। तो मैं उनको ये तजवीज़ करूँगा आज कोयटा में बैठकर आप हजरात की मौजूदगी में कि बजाय इसके कि वो एक इलाकाई इजलास तलब करें,
वो मुल्क की सतह का पूरे अपोजिशन का इजलास तलब करें और उसमें पूरे मुल्क के हवाले से हम सोचें। और अगर वो नहीं कर सकेंगे तो जैसे आपने फरमाया, मैं आपके सवाल के जवाब में बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कि फिर जमीयत उलमा इस्लाम पूरे मुल्क की सतह पर एक आल पार्टीज़ की तरफ जाएगी और उसके लिए फिर, लेकिन हम उनको मौका दे रहे हैं क्योंकि मनसब उन्हीं का है। सर, आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आजकल ज़्यादा बातें करें, मुखालफत की वजह क्या है? और आपके हवाले से ये तज्ज़िये भी होते हैं कि आप इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में इनको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, मतलब आप इनके अल्टरनेट हैं ना, तो कि क्या वजह है आप इस्टेब्लिशमेंट के आजकल इतनी ज़्यादा मुखालिफ हुए हैं, वजह क्या है? देखिए, मेरी पूरी ज़िंदगी शायद आपके सामने ना हो क्योंकि आप नौजवान हैं और मेरी ज़िंदगी का तसलसल जो है उससे शायद आपसे ज़्यादा वाकिफ़ ना हो। मैंने इस मुल्क में जमीयत उलमा इस्लाम के नज़रिए को फ़रोग़ देने के लिए ज़िंदगी गुजारी है। दुनिया में सारे निज़ाम नाकाम हो चुके हैं। अगर नाकामी वाली बातें हैं तो नाकाम तो पूरी दुनिया में अब जमहूरियत भी है, आमरीत भी नाकाम हो गई है, कम्युनिज़म भी नाकाम हो चुका है और अब रह गया है मगरिब की सरमायादारियत, मशरक़ की आमरीत और अस्करियत, और अब ये चीज़ें हम पर हुकूमत करेंगी। हमने पाकिस्तान में अपने नज़रियात आइन के मुताबिक कुरान सुन्नत का निज़ाम, एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम जिसमें सिविल सुप्रीमेसी का एक नज़रिया मौजूद है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगती रही हैं, पाकिस्तान में सियासतदानों को मौका नहीं दिया गया, फिर अगर सियासतदानों को मौका दिया गया तो इंतखाबात में धांधली करके अपनी मर्ज़ी की असम्बलियाँ बनाई गईं, अपनी मर्ज़ी के हुकूमतें बनाई गईं, जिससे कि अवाम के नज़रिए के मुताबिक काम नहीं हो रहा। और चूँकि एस्टेब्लिशमेंट की सतह पर ये सारी चीज़ें जो हैं इंजीनियर्ड होती हैं, तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम मुल्क के आइन की बात करें, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाओ। ये हमारे पूरी कौम के दरमियान एक मीसाक़ मिल्ली की हैसियत रखता है। इस नज़रिए पर मैं मुसलसल कायम रहा हूँ, मुसलसल बात कर रहा हूँ। और ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं, ये तो गली कूचों में कहीं थड़ों पर इस किस्म की चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ये इस लेवल की नहीं है कि आप मुझसे बराह रास्त इस किस्म का सवाल करें। पहले थोड़ी सी सियासत सीख लें, उसके बाद फिर ऐसे सवाल। पिछले दिनों कहा गया कि बलूचिस्तान के जितने मसाइल हैं उनकी वजह सरदार हैं। जमीयत उलमा इस्लाम क्या समझती है कि बलूचिस्तान के जितने मसाइल हैं उनकी वजह कौन है? और आपने खुद भी जिक्र किया पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि जमहूरी निज़ाम जो है नाकाम हो गया और ये निज़ाम फ्लॉप हो गया। क्या आप भी यही समझते हैं कि ये निज़ाम बैठ गया है और अब किसी नए निज़ाम की ज़रूरत है? मैं एक अरसे से कह रहा हूँ कि यहाँ जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो गई है। लेकिन अब क्या करना है? हम तो कहते हैं कि उसका हल है, आज भी है, कल भी था। वो मुल्क का आइन है, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाओ, जमहूरियत भी ठीक हो जाएगी। यहाँ पर अल्लाह की दीन और उसके अहकामात भी, कानून साजी शुरू हो जाएगी उसके मुताबिक अवाम में खुद एतमादी भी आएगी कि असल में हमारी मर्ज़ी की हुकूमतें होनी चाहिए, हम पर जबरन कोई हुकूमत मुसल्लत न की जाए। लेकिन वो धांधलियों के ज़रिए धोखा देते हैं कि जैसे वाकई ये अवाम की हुकूमतें हैं, जबकि ये भी उन्हीं की हुकूमतें होती हैं और पीछे लगाम उन्हीं के हाथ में हुआ करते हैं। तो इस हवाले से अवाम परेशान है, अवाम की कोई हुकूमत नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि पहले ये बताया जाए कि ये किस कैपेसिटी में उन्होंने ये बातें की हैं, वो काबीना के मेंबर हैं। अगर नाकाम हो चुका है तो फिर या तो अपनी हुकूमत से कहें कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए, या फिर कम अज़ कम खुद मुस्ताफ़ी होकर मैदान में आ जाएं। नहीं, नौकरी भी उसी तनख्वाह पे करनी है और बातें बड़ी बड़ी करनी है। तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है मुझको अक्सर।
ऐसी तकलीफ़ कई बार उठाई मैंने। मौलाना साहब, आइन की बात आप करते हैं, 73 के आइन में बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, तरमीम आई हैं, फिर वो आइन तो वो नहीं रहा जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए, आइन बनता है, आइन का मकाम जो है वो यकीनन एक बहुत बड़े दस्तावेज़ की होती है, लेकिन वो कुरानी दस्तावेज़ नहीं है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाए। तब्दीली की भी अपने उसूल और ज़वाबित उसके अंदर हैं, पार्लियामेंट और उसकी 2/3 अक्सरियत से। चुनांचे जब भी मार्शल लॉ आई हैं उसने हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है इस आइन का, लेकिन बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद एक 18वीं तरमीम आई जिसमें आइन को अव्वल से लेकर आखिर तक उसकी इस्लाह की गई। तमाम पार्टियां, उन्होंने 9 महीने उस पर काम किया। जितना काम सन 73 के पूरे आइन के बनने पे हुआ था उससे कहीं ज़्यादा वक्त जो है वो 18वीं तरमीम ने लिया था, जिसमें तमाम पार्टियां एक छत के नीचे बैठी और उन्होंने उस पर काम किया और एक मुत्तफ़क़ा तरमीम जिससे कि आइन की इस्लाह हो गई। उसके बाद अभी जो 26वीं तरमीम आई, हमने एक जमीयत उलमा इस्लाम ने तन्हा मुज़ाकरात किए हुकूमत के साथ और 1 महीने के अंदर हमने उनको 34 शिक़ों से दस्तबरदार किया और उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आइन नहीं लाने दिया। और उसमें फिर हमने कुछ अपनी मुतालबात शामिल किए, सूद के ख़ात्मे के हवाले से, वफाकी शरई अदालत के हवाले से, इस्लामी नज़रिया कौंसिल के सिफारिशात के हवाले से वो कबूल हो गई। दीनी मदारस के हवाले से तरमीम आई, आज वो सब भूल गए हैं जैसे कोई बात हुई ही नहीं थी, न उस पर कोई अमल दरामद हो रहा है। तो उसके बाद 27वीं तरमीम आई और अभी कहते हैं 28वीं, पता नहीं उसमें क्या कुछ लाएंगे। तो वो जो कुछ उन्होंने 26वीं तरमीम में तस्लीम कर लिया था, अब वो मकासद दोबारा जो बुरे मकासद हैं, जो आइन की रूह के मुनाफी हैं, जो 26वीं आइन तरमीम की रूह के मुनाफी है, वो लाकर मुल्क के आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। लेकिन हम जंग लड़ेंगे, हम इस पर जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम किसी को भी इस बात का हक़ नहीं दे सकते कि वो आइन को अपना खिलौना बना लें। वो कौमी दस्तावेज़ है, हम इजाज़त नहीं दे सकते कि वो पार्लियामेंट को खिलौना बनाएं। पार्लियामेंट आज़ाद है और उसको पूरे इख्तियार के साथ अवाम का नुमाइंदा बनकर सामने आना चाहिए। साहब, आपने बार बार बात की कि आइन में तरामीम की गई, अपनी मर्जी से की गई, लेकिन जितनी भी तरामीम हुई वो पार्लियामेंट में ही होती हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियाँ मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ वहाँ पर वोट भी करती हैं, फिर बाहर बात आकर वो आवाम से आइन की भी बात करती हैं। तो जब सियासी जमातों ने ही आइनी तरामीम को मंजूर करवाना है तो फिर आवाम किसकी तरफ देखें? एक बात मैं बता दूँ आपको, ज़रा थोड़ा नोट कर लें इस चीज़ को। सियासतदान, सियासी जमातें ये एक तबका नहीं है, ये आपस में हरीफ हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होती हैं। लिहाजा जब हमारा सियासतदान कंप्रोमाइज़ करता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और कंप्रोमाइज़ करके वो फिर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक 5 साल गुजारता है, उसका मलबा तमाम सियासतदानों पर न डालिए। बलूचिस्तान गवर्नमेंट में आपकी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है, क्या हुकूमत की तब्दीली या हुकूमत में शामिल होने के बारे में कोई आप सोच रहे हैं? इस पर तो सूबाई जमात ने ही फिर सोचना होता है, क्योंकि हम इस किस्म के मामला फिर पहले सूबे के हवाले करते हैं, लेकिन इस वक्त तक फैसला यही है कि हम हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे। पाकिस्तान ने आपसे 2-3 दफ़ा इस्लामाबाद में मुलाकात की है, तो वो किस हवाले से मुलाकात की? इसी हवाले से, लेकिन हमारी जमात अभी इस नतीजे पर नहीं पहुँच सकी है कि हम शामिल हों। मौलाना साहब, हमेशा गिला रहा है कि उनकी आवाज़ बुलंद नहीं होती। अब जब सेनेट या कौमी असम्बली में स्पीच होती है बलूचिस्तान के हवाले से, तो उस नुमाइंदे की स्पीच जो है वो सेंसर किया जाता है, इसकी क्या वजूहत है? ये तो आप मेरी नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसलिए कि मेरी तकरीर सेंसर की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। 2.5 साल में आपकी जुमात क्यों एक मुअस्सर अवामी तहरीक शुरू नहीं कर पाई इस हुकूमत के खिलाफ, इस रिजीम के खिलाफ? मेरे ख्याल में इस वक्त भी सबसे बड़ी तहरीक GUI की है। जितने हमने जलसे किए हैं, मिलियन मार्च की सूरत में किए हैं, कोयटा में किया हो, हमें पख्तूनख्वा में किया हो, पंजाब भी हमने पंजाब में किया है। एक ऐसे शहर में किया कि जो न ज़िली हेड क्वार्टर है न तहसील हेड क्वार्टर है, और वहाँ पर जो पब्लिक आई तो वो अब तक हज़म नहीं हो रही इन लोगों से। तो इस वक्त भी
पब्लिक की आवाज़ JUI ही है और सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम को तस्लीम किया जा रहा साहब है। ये बताइएगा मुस्तकबिल करीब में क्या पाकिस्तान में भारत में जिस तरह कॉकरोच पार्टी ने कोई तहरीक चलाई, क्या आप ऐसी कोई तहरीक शुरू होते हुए देखते हैं जिसको नौजवान लीड कर रहे हैं? देखिए, नौजवानों के अपने जज्बात होते हैं, लेकिन सियासत में हमारे नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम फरमाया करते थे कि नए चेहरे ये फिल्मों की इस्तिलाह है, सियासत की इस्तिलाह नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक है नौजवानों का ताल्लुक़, जवानी में जज्बात गालिब होते हैं और बसीरत तजर्बा वो ज़रा कम होता है। जो सियासत में एक लंबा अरसा गुजार कर बहुत से हालात से गुजर चुके होते हैं, तजर्बात से, तो वो जब पॉलिसियाँ बनाते हैं, वो जब एक आइडिया कौम को देते हैं, उसमें ज़्यादा वज़न हुआ करता है। तो हमारा नौजवान को भी ये सोचना चाहिए कि उनके जज्बात का एहतराम, वो हमारे आने वाले मुस्तक़बिल हैं और हम अपने मुस्तक़बिल को रोशन देखना चाहते हैं। तो एक ऐसा नौजवान कि जिसके मुस्तक़बिल वो मेरा मुस्तक़बिल होगा, मैं अपने मुस्तक़बिल को एक अच्छा मुस्तक़बिल बनाना चाहूँगा, उसको रोशन बनाना चाहूँगा, तो मुझे उससे उम्मीदें वाबस्ता हैं और मैं चाहूँगा कि उनकी जो जज्बात हैं वो ज़ाया ना हों और वो जज्बात के रौ में बहकर ऐसी तहरीकें कि जिससे के बाद जो आपकी तजर्बाकार सियासत होती है, जिनको हालात से गुजरे हुए अरसा गुजर चुका होता है, वो पस मंज़र में चले जाते हैं, इससे बहराने में पैदा होती है। डॉक्टर मालिक साहब ने आपसे भी मुलाकात की, इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हुई है। अब खबरें गर्म हैं कि वो वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाए जा रहे हैं, तो जमीयत क्या समझती है? क्या आपसे जो मुलाकात हुई थी वो कोई सियासी मुलाकात थी या इस सिलसिले में, या फिर अगर डॉक्टर मालिक वज़ीर आला बनते हैं तो जमीयत क्या साथ देगी उनका? हाँ, तो वो ज़रूर तशरीफ़ लाए थे और हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं, पहले भी वज़ीर आला रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये बात कि क्या वो वज़ीर आला बन रहे हैं या नहीं, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है।